हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। COQP 17 मास कम्युनिकेशन का जो पेपर कोड है PGCUET में, उसकी डेट आ चुकी है, या PGCUET के सभी एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी है। तो हमारा जो COQP 17 है मास कम्युनिकेशन वाला, उसकी जो डेट है 10 जून है। आज मैं 1 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ। 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जो है वो 3rd शिफ्ट में है। इसका मतलब ये है कि इवनिंग में है। इसका मतलब ये है कि 3:30 से 5:30 है। ऑफिशियल शेड्यूल में टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो शिफ्ट्स है PGCUET के अंदर 3rd वाली, उन सब का टाइमिंग ये है 3:30 से 5:30, 3:30 से 5:30 तक। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी फिक्स हो गई कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, आज से 9 दिन बाद 10वें दिन आपका एग्ज़ाम है और शाम में है, ये टाइम है, ये चीज़ एकदम फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब कोई किंतु परंतु इसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो चर्चा का विषय कि अरे एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सब चर्चाएं पीछे छूट चुकी है। और मैं इस पहले भी ये कह रहा हूँ कि डेट एक्सटेंशन का बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिए। जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि हाँ, चांस तो बनते हैं, लेकिन डेट एक्सटेंड होने की कोई बात नहीं आ रही है, और एज इट इज़ वैसा हुआ। ठीक है, फिलहाल जो एग्ज़ाम डेट्स की अगर हम बात करें तो COQP 17 तो 10 जून को है, लेकिन COQP 11 जिसने भरा है, ठीक है, ख़ास तौर से BHU वाले जो इसमें जा रहे हैं, जिसका जनरल पेपर आपका होता है, ठीक है, तो जनरल वाले पेपर का COQP 11 का 8 जून को एग्ज़ाम है, वो भी इवनिंग के अंदर है। जनरल का एक और पेपर होता है COQP 12 करके, ये MBA और कुछ जुड़े हुए कोर्सेज के लिए है, जिसमें भी कुछ मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं। कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है ये तो मेरे ख्याल से आपने फॉर्म भरते समय ही देख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी। COQP PG की जो टाइमिंग, जैसे कि मैंने बताया कि 3rd शिफ्ट की आपकी 3:30 से 5:30 है, और मान लो अगर आपका 1st शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ये टाइम है। ठीक है, 2nd शिफ्ट में हमारे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है नहीं, फिर भी टाइम आप जान सकते हैं। तो ये टाइमिंग है तीनों शिफ्ट की, और ये 3 मोस्टली पेपर हैं जिसके अंदर मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। ठीक है, और अभी सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की है NTA ने। जैसा कि NTA हमेशा करता है कि सबसे पहले सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है, या सिटी इन्फॉर्मेशन जो स्लिप है, वो रिलीज़ करता है, उसके बाद में एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है। और एडमिट कार्ड हमेशा 2 से 3 दिन पहले ही आते हैं, कई बार तो 1 दिन पहले आता है। ठीक है, और लास्ट ईयर तो खैर गड़बड़ियाँ थी, वैसी गड़बड़ियाँ इस साल नहीं हो रही है। UG वाले भी जो एग्ज़ाम है काफ़ी स्मूथली जा रहे हैं। ऐसा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई हेक्टिक वाला मामला नहीं कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा भी नहीं। पिछले साल तो बहुत ख़राब माहौल था, इस साल बहुत अच्छा सा माहौल भी बना हुआ है और चीज़ें बहुत स्मूथ है। ठीक है, और टाइम पर भी सारी चीज़ें हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो जिनका एग्ज़ाम 5 से 8 जून तक है, जैसे कि मैंने आपको ये कहा, 5 से 8 जून तक का एग्ज़ाम जिनका है, जैसे कि ये, इनका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया है। लेकिन जो लोग 10 तारीख को 17 तारीख को एग्ज़ाम देंगे, उनका अभी तक नहीं आया है। तो जो लोग COQP 17 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो काफ़ी लोगों का मैसेज मॉर्निंग में ही आ गया कि सर हमारा तो आया ही नहीं, क्या हो गया। अरे भाई, आया नहीं है, क्योंकि 8 तारीख तक जो है जिनका एग्ज़ाम है उनका आया है। आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और जैसा कि पहले भी आपने देख लिया होगा, ये चीज़ जो है बार बार फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में सर हम हिंदी में देख सकते हैं कि इंग्लिश में देख सकते हैं। देखो, जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, मैं COQP 17 के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। हर किसी एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि ये जनरल टेस्ट है, इसके अंदर कोई पार्ट A पार्ट B नहीं है, जबकि आपका ये जो पेपर है COQP 17 मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाला, इसमें पार्ट A और पार्ट B दो पार्ट में आता है। पार्ट A में लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर और मैथमेटिक्स के 6-7 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलके पार्ट A बनाती है। जनरल नॉलेज का भी 1-आध क्वेश्चन हो जाता है, पैसेज भी आ सकता है। तो ये पार्ट A है। पार्ट A की जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है फॉर्म में, उस लैंग्वेज में पार्ट A का पेपर रहेगा COQP 17 वालों का। ठीक है,
पार्ट बी सबका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको हिंदी में पढ़ के आंसर देना है, इंग्लिश में पढ़ के आंसर देना है, जैसे देना चाहो दे सकते हो। लेकिन पार्ट ए की लैंग्वेज आपने जो फॉर्म भरते समय चूज़ की है वही है। फॉर्म भरते समय आप पार्ट बी की लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते थे, ना ही आपने की है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती, तो कैसे करोगे? क्योंकि पार्ट बी बाय डिफ़ॉल्ट बाइलिंगुअल है। पार्ट ए की लैंग्वेज आपने जो चूज़ की है उसमें पेपर आपका दिखेगा, तो इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सीबीटी वाला पेपर है भाई साहब, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको वहाँ सेंटर पे जाके कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे। आपके पास एक माउस होगा, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, उसी के बेसिस पर आपको जो है पेपर देना है उसके अंदर, ठीक है। कीबोर्ड भी होगा बेशक, ठीक है, और माउस भी होगा, आराम से जैसा पूरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप सेटअप होता है वो वाला होगा। उस पर पेपर देना है, पूरा 2 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। क्लियर? कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, बाकी पीजी लेवल के एस्पायरेंट्स आप सभी हो तो चीज़ें समझ भी जाते हो। और ऐसे करके पूरा जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर दे रखा है, जैसे कि शिफ्ट 3rd COQP 17, ये ऐसे करके लिखा हुआ, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि सिटी कौन सी है ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, करीब 5-6 जून तक पता चलेगा। एडमिट कार्ड जो है 10 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है वो करीब मैं कह सकता हूँ कि 7-8 तारीख तक आपके आ जाएंगे, क्योंकि 8 तक वालों का दिया ही है, तो 8 तारीख को आप मान लो कि एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे और सिटी इंटीमेशन जो है 5-6 तारीख तक आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जो हमारे पास टाइम बचा है, जैसे कि आज मैं 1 जून को वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग में बना रहा हूँ, अभी भी 1 जून का अभी थोड़ा बहुत टाइम है, और 10 जून को भी आपको थोड़ा सा आधा दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 3rd शिफ्ट में है, यानी कि इवनिंग को है, ठीक है। तो टाइम आपको मिलने वाला है COQP 17 के पेपर वाले दिन भी, और अभी भी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा टाइम है। और ये जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है उसके अंदर क्या करना चाहिए, जो लास्ट के 2-3 दिन रहते हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, जो अभी आपके पास टाइम पड़ा है उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो जिसके भाई सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम पैरेलल चल रहे हैं और उनको बहुत हेडेक है, वो बहुत दिक्कत में भी है, और उनका प्रेशर मैं समझ सकता हूँ, कोई भी समझ सकता है कि हाँ यार बहुत प्रेशर है। लेकिन दोस्तों बैलेंस के साथ में अगर आप काम लेंगे कि आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो उसमें भी कहीं ना कहीं गैप होगा, तो अपना एक खुद का शेड्यूल बनाओ, क्योंकि सारी चीज़ें फिक्स हो गई है। शेड्यूल बना के अपना ये सेट करो कि मुझे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। अब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सबके लिए एक ही बात है कि लास्ट टाइम में जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको मत करो। जैसे कि पार्ट ए की बात करें हम, ठीक है, तो पार्ट ए में मान लो कि जिसकी मैथमेटिक्स शुरुआत से ही बहुत अच्छी है, मैथ्स में बचपन से ही अच्छा रहा है, वो पार्ट ए में जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी अगर सोल्व कर रहा है लास्ट टाइम में तो कर सकता है और इजीली सीख सकता है। लेकिन जो बचपन से ही मैथ में हाथ उसका टाइट है, ठीक है, तो फिर एक ही चीज़ हो सकती है कि आप अपनी लैंग्वेज का या तो ग्रामर पढ़ लो, इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, हिंदी चूज़ किया तो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पढ़ लो, जैसे कि थोड़ा संधि, समाज, वर्ण, ठीक है, व्यंजन, इनके बारे में जानकारी हो गई, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें कर ली हिंदी वालों ने। ऐसे ही जो है प्रीपोजिशन वगैरह इंग्लिश ग्रामर में कर ली। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने पे फिर ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग हर कोई कर सकता है और हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन करीब 10 के आसपास होते हैं। मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं और वो करनी थोड़ी इजी है, क्योंकि ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आप छोड़ रहे हो तो आप सिलेक्शन छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि आपके 4 नंबर वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा ही इजी आता है, तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके नहीं छूटें, वो सब आपको इंश्योर होना चाहिए। और जो आपके लिए टफ है करना, जिसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको आप छोड़ दीजिए। जो चीज़ें कम टाइम में कवर हो रही हो उसको पकड़िए, ठीक है, ताकि वो तो पूरा होगा कम से कम। जो ज़्यादा टाइम लेके थोड़ा सा कवर हो रहा हो उसको साइड में रख सकते हैं लास्ट टाइम में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 6 जून तक जो है,
ठीक है। जो कुछ छूट रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट में उसे कवर करते जाइए और एक प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे सबसे पहले अपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। पार्ट ए में मुझे ये कवर करना है, पार्ट बी में मुझे मीडिया सेगमेंट में, अभी मैंने हिस्ट्री तो पढ़ी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट अभी भी कमज़ोर है, मुझे एडीपीआर का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है तो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आईटी और आईसीटी के क्वेश्चन है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने टॉपिक्स के नाम लिखिए। देखिए जो सिलेबस ऑफिशियली दे रखा है उसके अंदर बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स के नाम नहीं है कि आपको 2 पेज में पूरा सिलेबस दे रखा हो, डिटेल में आपके पास सिलेबस हो, वो नहीं है आपके पास। इससे अच्छा मैं कई बार कहता हूँ कि यूजी लेवल का जो सिलेबस है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, वो इससे मोर देन बेटर है। उससे आपको आइडिया तो लगता है कि मेरा सिलेबस है क्या, यहाँ से आपको वो आइडिया भी नहीं लगता कि सिलेबस है क्या। यूजी लेवल वालों का मास मीडिया का जो सिलेबस है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल पे ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जून तक आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आप खुद लिस्ट बनाओ, पार्ट ए में क्या करना, पार्ट बी में क्या करना, और इसके साथ खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट जो होती है ना, आउटपुट वाला मामला यहीं से सेट होता है। देखो आपने इनपुट कितना ही लिया, भर भर के चीज़ें पढ़ी, दिमाग में डाल रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हो ना तो एक पूरा आउटपुट वाली प्रोसेस आपकी डन होती है। आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं, किताबें नहीं उठा रहे हैं, केवल अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइंड सेट आपका ठीक होने लगता है। आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं उस चीज़ की तो उस दिन आपको एग्जाम में बहुत हल्का महसूस होगा, प्रेशर महसूस नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली अभी पढ़ ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं है, एमसीक्यूज नहीं सोल्व कर रहे हैं, प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज आपको होनी चाहिए आपके पास। तो टेस्ट सीरीज सोल्व करने के बाद ही जो है आपको यूँ लगेगा कि हाँ अब मेरा स्कोर जो है 270 जा रहा है और 270 में मेरे को 370 तक पहुंचना है। 30 नंबर जो मेरे कहीं कट रहे हैं, पार्ट ए में मेरे जो है ग्रामर के कट रहे हैं, तो ग्रामर अपनी ठीक कर ली लास्ट टाइम में। या किसी का मान लो कि मीडिया सेगमेंट में कट रहा है, किसी का जीके में कट रहा है, तो कोई ना कोई सेगमेंट आपका वीक हो सकता है जिसमें आपके 20-30 नंबर कम पड़ रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब सेशन लिया था तब मैंने आपको एक आइडिया दिया था कट ऑफ का, जो मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बेसिकली बता देता हूँ कि जो कट ऑफ रह रही है, देखो ठीक है, उस कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं देखूं कि कितने मार्क्स आपके आईएमसी में खास तौर से रहने चाहिए। अगर आपको आईएमसी में जाना है, ठीक है, आईएमसी में जाने के लिए, और आईएमसी में भी मनपसंद डिजायर्ड कोर्स चाहिए, मतलब कि जो आप कोर्स चाह रहे हो वही वाला कोर्स चाहिए। कम से कम जो आपको स्कोर करना पड़ेगा ना वो 280 है, और जो रैंक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रैंक अगर 150 से ऊपर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंडर 150 रहना ही रहना है अगर आपको अच्छा कोर्स चाहिए। और अंडर 150 ऐसा नहीं कि फर्स्ट लिस्ट में ही मिल जाएगा, सेकेंड लिस्ट तक मिलेगा, थर्ड लिस्ट तक आपको अपना मनपसंद कोर्स मिलेगा, ठीक है। 150 तक की रैंक का ये बता रहा हूँ मैं हाल, ठीक है। नहीं तो फिर आपको जो रीजनल कैंपस है उसकी ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली के ही हैं लेकिन जम्मू जाके पढ़ना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि दिल्ली कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे जो हैं खासतौर से दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में ही चाहते हैं, तो उनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, 150 रैंक लानी पड़ेगी COQP 17 में। मतलब कि अगर COQP 17 में 5000 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप टॉप 150 में हो तब आपका जो है मनपसंद कोर्स आपको मिल रहा है। तो कंपटीशन हाई है, यहाँ कोई फेल पास का मामला नहीं है कि आप इतने नंबर लाओगे तो फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे। यहाँ सारा सब कुछ मेरिट का मामला है। आपको बाकी सब लोगों से बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, आपको अपने साथियों से, अपने दोस्तों से भी बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम में आपके जो ग्रुप्स हैं, आपके जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। हालांकि डेफिनेटली आपको मदद भी उनकी करनी चाहिए। अगर आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि यार मेरा ये टॉपिक थोड़ा वीक है, तूने कैसे कवर किया, आपके साथ डिस्कस कर रहा है, डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन साथ में वो आपका कॉम्पिटिटर है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अब वो उतना कर रहा है ना, मैंने उसको बता भी दिया, लेकिन मैं इतनी अच्छी रिवीजन करूँगा कि 1 नंबर नहीं कटने दूंगा।
तो ऐसा जो पैशन, ऐसी जो लगन है वो आपके अंदर फिर होनी चाहिए। मदद भी कर रहे हो और लगन के साथ में उससे ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, तो वो चीज़ होगी तो दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, एक ओवरऑल मैंने आपको कंपटीशन का आइडिया दे दिया है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ एक पॉइंट जो ज़रूर मेरे को बताना वो ये है, लास्ट टाइम में रिवीजन का। लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, नया करने पर जोर नहीं करना। दोस्त आपसे कह रहा है कि यार तूने वो टॉपिक कर लिया क्या, क्या कह रहा है कि वो टॉपिक कर लिया क्या, तो वो वाली सिचुएशन अभी ले आओ। अपने दोस्तों को कॉल करके मैसेज करके बोल दो कि देख जो बताना है ना अभी बता देना। मेरे को एग्जाम से 2 दिन पहले कॉल करके ये मत कहना कि तूने वो पढ़ लिया क्या, नहीं तो ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, वो सब सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि आपके अंदर प्रेशर बढ़ता है कि यार उसने तो वो टॉपिक कवर किया है, मेरा तो अभी वही बाकी पड़ा है। तो ये सब चीज़ें होने से प्रेशर बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों से कह देना भाई कि जो भी बताना हो मेरे को अभी बता दो यार। ठीक है, ताकि मैं कवर कर लूँ। लास्ट टाइम में 1 दिन पहले कॉल करके बोल रहे हो जिस दिन रिवीजन कर रहा हूँ कि यार ये टॉपिक तुमने कर लिया क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के दिन में रिवीजन करने का ये फ़ायदा होता है कि आप पर प्रेशर नहीं आता बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और नया पढ़ने के लिए देखो फ्री माइंड चाहिए होता है। अगर आपका माइंड फ्री नहीं है तो आप नया पढ़ नहीं पाते। लास्ट के दिनों में नया पढ़ने के लिए फ्री माइंड रह नहीं पाता बल्कि प्रेशर रहता है। ठीक है, तो प्रेशर को हल्का करने के लिए रिवीजन करेंगे, ना कि हम नया पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। लास्ट टाइम में नया नहीं पढ़ना, रिवीजन पे फोकस करना है। नया जो भी पढ़ना हो आपके पास 4-5-6 दिन पड़े हैं उसमें पढ़ लो। ठीक है, 6 दिनों में पढ़ लो, आगे के 3-4 दिनों के लिए रिवीजन के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मतलब कि टेस्ट सीरीज, जितनी ज़्यादा आपसे टेस्ट सीरीज बन पाती है आप टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपका क्या होता है कि जब आप किसी एमसीक्यू को देखते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो एक क्यूरियोसिटी जो है अंदर से निकल के आती है और कि यार इसका आंसर क्या, आप एक सोचने की प्रक्रिया में चले जाते हैं। एक होता है लर्निंग की प्रक्रिया, जब आप रट रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो है 1957 में हुआ था, कॉपीराइट एक्ट ऐसे आया था। ठीक है, ये 1860 का आईपीसी ऐसे है। ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़ रहे हो। लॉर्ड लिटन का ये है, फिर लॉर्ड रिपन का ये है, इसने लगाया था, इसने हटाया था। आप एक थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं तो आप सोचने पे, याद करने पे मजबूर हैं कि ये कैसे हुआ होगा। फिर गलत होता है तो फिर और आप क्यूरियस हो जाते हैं कि गलत कैसे हो गया मेरा, अभी तो मैंने टॉपिक पढ़ा था। तो फिर आप और सीरियसनेस आती है। तो सीरियसनेस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। मार्किंग स्कीम आप सबको पता होगी भाई, जो भी आप सही कर दोगे, सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन होने हैं आपके एग्जाम में 400 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 400 मार्क्स कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। पार्ट ए के 25 क्वेश्चन हैं, पार्ट बी के 75 क्वेश्चन हैं। ये आपकी ओवरऑल क्या है, आपकी मार्किंग स्कीम है। अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन करें, कितने नहीं करें। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आपको एक नंबर नहीं देना चाहूँगा कि आप इतने क्वेश्चन करें। देखो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ने पे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा दिमाग में आ रहा है, ऐसी फील आ रही है। जो टॉपिक लिखा हुआ है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऑप्शन भी पहली बार ही सुन रहे हैं नाम। एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा। तुक्का वाला जो मेथड आपका होता है लॉजिकल बेसिस पे, वो काम नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं। अगर 30-40 क्वेश्चन होते तो जैसे कि जामिया में होते हैं, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आता है नहीं आता सब पे लगा दो ABCD कुछ भी। ठीक है, तो फिर खुले सांड की तरह आप 40 क्वेश्चन का आंसर दे के आ सकते हो कि होगा वो देख लूँगा। ठीक है, आप उस माइंडसेट के साथ में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर आप 100 क्वेश्चन के साथ में ऐसे डील कर रहे हैं कि ये अरे यही हो जाएगा, बी होगा इसका, तो ठीक है, नहीं आता तब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, नहीं लग रहा तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो आपने सही किए हैं उनके नंबर माइनस मार्किंग जो है खा जाती है। ऐसा आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज या आपने कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगाई हो।
इसकी नहीं मतलब कभी भी लगाई हो तो आपको ये एक्सपीरियंस पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए और बी में कन्फ्यूजन है। 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, ए बी सी डी। ए और बी में कन्फ्यूजन है, सी तो पक्का नहीं होगा, डी भी पक्का नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन जो है काफ़ी हाई है, इसलिए थोड़ी बहुत रिस्क लेनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रिस्क भी बैलेंस के साथ में होनी चाहिए, वो भी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए रिस्क भी, ठीक है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ए और बी कहीं ना कहीं कुछ एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लॉजिक लग रहा हो, कुछ तो हो आपके दिमाग में ये देखने के लिए कि हाँ कम से कम 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में आपको उन क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा। लास्ट में अगर आप ये सिलेबस देखना चाहें तो देख सकते हैं। पार्ट ए का ऑफिशियली इतना ही सब्जेक्ट है, सिलेबस है, और पार्ट बी का इतना ही सिलेबस है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको इसमें भी जानना है, बहुत से लोग इसका भी पूछ रहे थे, तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी है वो है ये वाला पार्ट, मास मीडिया, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर्स में मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस भी बता रखा है। यहाँ पे मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन का नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि सिनेमा से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सिनेमा से क्वेश्चन अक्सर वहाँ आता है जब सिलेबस में मास कम्युनिकेशन नाम हो। मास मीडिया में ख़ास तौर से क्वेश्चन जो बनते हैं, जहाँ भी सिलेबस में मास मीडिया लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि रेडियो टेलीविज़न से क्वेश्चन आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में डिजिटल मीडिया पर भी क्वेश्चन आएंगे, न्यू मीडिया पर भी क्वेश्चन आएंगे, और आपके जो है प्रिंट मीडिया पर भी क्वेश्चन आएंगे। प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री भी आएगी, कॉन्सेप्ट्स भी आएंगी, टर्म्स भी आएंगी। खास तौर से बड़ा सिलेबस आपका ये है। और इसी मास मीडिया में जो है आपका कहीं ना कहीं सारे सेक्टर भी जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिनेमा, तो ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा का आए ही नहीं, आ सकता है। सिनेमा के साथ में जर्नलिज्म से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जर्नलिज्म के साथ में एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी कैसे होता है, मास मीडिया के थ्रू ही तो होता है। मास मीडिया में क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के सारे आते हैं, सोशल मीडिया, इन्हीं पे तो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पीआर होता है। तो ये भी आपका सिलेबस है, ठीक है। आपका सिलेबस जर्नलिज्म का भी है, एडीपीआर का भी है, और मैंने वीडियो में डिस्कस करवाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। क्या बताया है कि किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल है, कम से कम 2021 का और 2022 का पेपर पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। विद सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, एकदम साफ सुथरे तरीके से। तो वो चैनल जो वो जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आप जरूर देख लेना, और ख़ास तौर से ये देख लेना कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, और आप उसी पे एनर्जी लगाएं, उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। नए जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सिलेबस वगैरह भी मैंने डिस्कस करवा रखा है उसी वीडियो में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको ज्वाइन कर लेना। दिक्कत होने पर टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सब की जो लिंक्स है ये डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होके जाना, और अपना एडमिट कार्ड्स वगैरह का ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।